अब इन्होंने ठीक है भाई, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट एंड यूनिट्स, और ये दूसरा लेक्चर है हमारा। कल हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक जो था हमारा डायमेंशन, पहले क्या होती है डायमेंशंस, हिंदी में बोलते हैं बीमा। ठीक है, और हमने कल बताया था ये कुछ में पावर्स हैं किसकी, फंडामेंटल यूनिट्स। और अलग अलग आपने पता है सबकी डायमेंशंस जो है हम डिनोट अलग अलग करते हैं। हमारी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, 7 है फंडामेंटल, उनकी सबकी डायमेंशन क्या करते हैं, अलग अलग। जैसे मास के लिए डायमेंशन लिखना हो तो फंडामेंटल यूनिट है, इसे कैसे लिखते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला एम। ऐसे ही लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, एम, सॉरी, दिस इज इक्वल टू एल। और ऐसे ही हम टाइम के लिए लिखते हैं टी। मैकेनिक्स में ये तीन ही काम करते हैं थ्रू। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे 11th क्लास का कोर्स, उसमें ये तीन बहुत हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने लिखना था, फिर क्या लिखा था हमने, टेम्परेचर। टेम्परेचर को बोलते हैं ताप। टेम्परेचर के क्या लिए लिखा था हमने, के। या तो के होगा या थीटा से भी डिनोट करते हैं बहुत सारी बुक्स में। या फिर हमने लिखा था इलेक्ट्रिक करंट, जैसा पढ़ा होगा आपने। ये मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं किससे, ए से। इसकी डायमेंशन ए से डिनोट करते हैं, या इसे आई भी लिख देते हैं कुछ बुक्स में। कभी कभी जब आप कंपटीशन एग्जाम को देखोगे तो कभी कभी आई भी लिखता है आंसर। ठीक है, फिर हमारी क्या थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे क्या लिखते हैं, सी डी से। हाँ, आते रहो आते रहो, आ जाओ भाई, पूछने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास में, ऐसे तुरंत आओ। इसके बाद हमारा जो लास्ट वाली थी क्या था भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसे क्या लिखते हैं, एम ओ। ये हमारी कुछ विमाएं थी, फिर हमने कुछ जो हमारे क्वांटिटीज थी उनकी विमाएं लिखी थी बहुत सारी। ठीक है, किसी के कोई डाउट हो तो पूछिए। किसी को कोई बीमा पूछनी हो जिसकी निकली ना हो, आपने निकाल ली हो कल एनसीईआरटी से, है कोई ऐसी, है जो आपसे ना निकली हो, डाउट पूछना हो तो पूछिए, मैं बता दूंगा। है कोई, सब हो गया, अच्छा जी। चलो ठीक। आज है यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ, आज का टॉपिक ये पढ़ते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन का यूज क्या है, तो डायमेंशन के तीन यूज हैं। कितने, तीन। ठीक है, पहला हम कैसे कैसे यूज करते हैं डायमेंशन को, मैं लिख देता हूँ इसे ही, नोट कर लो आप। पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर, इनटू अदर सिस्टम। पहला कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम। हमारे पास क्या होगा, एक सिस्टम दिया होगा, उसे हमें क्या करना, दूसरे सिस्टम में चेंज करना। हमारे क्या है, यूनिट्स के बहुत सारे सिस्टम हम पढ़ते हैं, पढ़ लो इसे भी। जैसे हमारा पहला सिस्टम है एमकेएस। एक ब्रिटिश सिस्टम भी होता है, उसे लिखते हैं एफपीएस। एक होता है फिर सीजीएस। और एक लास्ट वाला जो आज हम पढ़ रहे सारे, उसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। ये पढ़े होंगे आपने। ठीक है, एफपीएस को बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकंड। ये तीन क्वांटिटी पे बेस्ड सिस्टम है। एफ का मतलब है फुट, पाउंड और सेकंड। यानी कि तीन ही क्वांटिटी है। फुट किसका है, लेंथ का, लेंथ को मेजर करते हैं फुट में। मास को मेजर करते हैं पाउंड में। और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड। ठीक है भाई, तो ये सेकंड किसके लिए है, टाइम के लिए। ऐसे ही दूसरा एमकेएस, ये भी ऐसे ही, मास किलोग्राम। ठीक है, समझ रहे हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो यहाँ लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है इसमें, और मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम है, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड। सीजीएस में इससे छोटा सिस्टम है,
एमकेएस से तीन क्वांटिटी पे बेस ही है, पर छोटा सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एसआई सिस्टम क्या है? एसआई जो आज हम पढ़ रहे हैं वो एसआई सिस्टम है यूनिट्स का। इसमें सात की सात ये क्वांटिटी और दो सप्लीमेंट्री, यानी कि प्लेन एंगल भी और सॉलिड एंगल भी, इसमें सारी की सारी क्वांटिटी इंक्लूड है एसआई सिस्टम। क्लियर है? तो चाहे आप एमकेएस में भी तीन है, पर तीन का सिस्टम एमकेएस बोल रहे हैं, जब वो सात हो जाए उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हमें किसी भी सिस्टम में दे देगा, इसमें क्या करना, एमकेएस में दे दिया वो सीजीएस में कन्वर्ट करा लेगा, सीजीएस में दे दिया तो एमकेएस में करा लेगा कन्वर्ट। बड़ा आसान है, सिंपल ही। दूसरा जो इसका यूज है हमारा, दूसरा क्या करते हैं हम, दूसरा हमारा जो यूज है वो है चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। वो कोई इक्वेशन दे देगा और पूछेगा ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशनली। ठीक है? तो आपने क्या करना, कुछ भी इक्वेशन दे देगा, जैसे पूछ लेगा इक्वेशन मोशन की इक्वेशन लिखो, तो ये पढ़ी होगी आपने, यू प्लस ए टी। पूछ लेगा आपसे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, वो हमें चेक करना होता है, दूसरा यूज है डायमेंशन का। तीसरा है हम ड्राइव कर सकते हैं रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन among various quantities, among various क्वांटिटीज, जो विभिन्न क्वांटिटीज दिए हैं, आपको कुछ दे देगा और कहेगा उनके बीच रिलेशन निकाल। तो ये तीन यूज डायमेंशन के हैं। क्लियर है बात? हमें ये पढ़ने हैं एक एक करके आज, कैसे रिलेशन निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं, फिर इन पे सवाल करने हैं। आज का लेक्चर इसी पे बेस है। ठीक है भाई? तो पहला आपने कर लिया आज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं करेक्टनेस को। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? अरे बताओ। टू ड्राइव द रिलेशन अमंग वेरियस क्वांटिटीज, ड्राइव द रिलेशंस अमंग वेरियस क्वांटिटीज। सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन मेथड से कैसे निकालते हैं रिलेशन। सबसे पहले फर्स्ट यूज है हमारा, क्या लिखा था भाई, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। है ना? तो आपकी बात सही है। और एक काम देखिए, जैसे मान लीजिए आज को आप एक ही जगह पर गए हैं, ताकि आपको आसानी से रिवीजन मिल जाए, है ना? जैसे बायोलॉजी का है, तो आप आसानी से उसे गणित पढ़े हैं, कि आप सुन रहे हैं जल्दी। Correct। कल हमने एक रिलेशन बताया था कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे किसी भी सिस्टम में हम लें, वो क्या रहती है, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए, सपोज करो मैंने लिखा था कल लेंथ, पहले समझ लेते हैं, लेंथ लिखा था मैंने, लिखा था 5 मीटर। इसी को मैं सीजीएस सिस्टम में लिखूं तो इसे लिखते हैं 500 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या लिखते हैं, 5000 मिलीमीटर। तो क्वांटिटी तो लेंथ ही है, और वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स अलग अलग हैं, अलग अलग सिस्टम्स में। मैंने फिर यहाँ लिख दिया था, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 लिखो और यूनिट को u1, दैट इज इक्वल टू n2 u2, दैट इज इक्वल टू n3 u3। और यहाँ से एक रिलेशन निकला था nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई? ये लिख सकते हैं आप, तो लिखो यहाँ, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी,
Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एन यू। ठीक है, लिख सकते हैं ये। चलो वेरी गुड। मान लीजिए पहला सिस्टम ले लिया मैंने, तो उसमें कैसे लिखो इसे, Q इज इक्वल टू N1। पहला कोई सिस्टम होगा यूनिट का, MKS होगा, CGS होगा, FBS होगा, कोई सा भी सिस्टम हो सकता है। तो उसके लिए क्या लिखूं, N1U1। अदर सिस्टम होगा, फोर अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम के लिए लिखना हो, तो इसी Q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, N2। क्लियर है बात। चलो जी, अब देखो यहां से तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, N1U1 इज इक्वल टू N2U। मुझे क्या निकालना होता है, हमेशा N2, दूसरे सिस्टम में वैल्यू निकालनी। पहले सिस्टम में दी हुई होगी, तो हमें क्या करना होगा, सर दूसरे सिस्टम में कोई वैल्यू आएगी वो चेंज करेंगे। तो मेरे लिए क्या निकालना है मुझे, N2। तो N2 का फार्मूला क्या बन गया, N1 बाहर, और ये बन गया U1 अपॉन। तो ये फार्मूला कन्वर्जन के काम आता है, यहीं से सारे फार्मूले बनते। सिंपल। समझ में आया है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब पहले सिस्टम में मान लीजिए U1 किसी भी हो सकता है, मान लीजिए फॉर फर्स्ट सिस्टम, जो पहला सिस्टम आपने लिया उसके लिए काम करते हैं पहले। U1 को मैं क्या, U1 यूनिट लिखना चाह रहा, मैं लिखूंगा मास को मैं क्या ले रहा, M1। लेंथ को क्या ले रहा है इसमें, L1 पहले सिस्टम के लिए। और टाइम को क्या ले रहा है इसमें, T1। क्लियर। कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए क्वांटिटी Q थी फर्स्ट सिस्टम में। अगर मुझे इसे डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो फर्स्ट सिस्टम में, क्या लिखूंगा, M1 की पावर A, L1 की पावर B, और T1 की पावर C। अगर इसका M1 L1 T1 के लिए लिखना, ऐसे ही इन अदर सिस्टम या इन सेकंड सिस्टम जो भी आपने लिखा, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखता हूँ मैं? क्या कर दिया भाई हमने। हम्म। फिर स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई। दूसरे के सिस्टम के लिए क्या लिख सकता हूँ, M2 की पावर A, L2 की पावर B, और T2 की पावर C। फिर दूसरे में ये क्वांटिटी की डायमेंशन। ठीक है भाई। N2 को क्या लिख सकते हैं, देन N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन
एम टू की पावर ए L1 अपॉन L2 की पावर बी एंड T1 अपॉन T2 की पावर। बस ये फार्मूला यूज करना है। U1 U2 यही है क्वांटिटी भाई। जो डायमेंशन है वही मास लेंथ और टाइम में यूनिट होगी। तो U1 के लिए क्या लिखूं, M1 की पावर ए यहाँ रखोगे, फिर ये M2 की पावर नीचे रखोगे, तो ये बन जाएगा फार्मूला। क्लियर? कैसे करते हैं इसका यूज, वो देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं समझ में आएगा ये क्या है, ये क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगा। तो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पे, आसानी से आसान प्रॉब्लम देखते हैं। आए, ठीक है। क्या लिखा, कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर। ठीक है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको ये पहचानना है कि वो जो जिसे कन्वर्ट करा रहा वो यूनिट किस क्वांटिटी की है। ठीक है, सबसे पहले ये पहचानना है। तो जूल किसकी यूनिट है, वर्क। ठीक है, वर्क की या एनर्जी की। और ये कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है, एमकेएस यूनिट है। आर्ग कैसी है, सीजीएस। यानी कि मुझे एमकेएस सिस्टम को किस में बदलना, सीजीएस सिस्टम में बदलना। क्लियर है, पहले दिमाग में ये होना चाहिए। तो जूल किसकी यूनिट है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले ये पहचानना है जब भी आप कन्वर्ट करोगे कि आपने किसकी यूनिट दे रखी है, कौन सी क्वांटिटी। तो एनर्जी के लिए सबसे पहले एनर्जी की डायमेंशन लिख देंगे। ई की डायमेंशन क्या थी, कल बताया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस। ठीक है भाई। सबसे पहला काम हमेशा यही करेंगे, क्या करेंगे, पहले पहचान करेंगे कि जो यूनिट दी जिसे कन्वर्ट करा रहा है वो किसकी किस क्वांटिटी की यूनिट है। जैसे ही आपको ये पता लगेगा उसकी डायमेंशन लिख देंगे। उसका एक डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया हमने। अब यहाँ से ए बी और सी, ए क्या है, एम की पावर है, बी क्या है, एल की पावर है, और सी क्या है, टी की। तो जो एम की पावर है यहाँ वो 1 है, यानी कि ये ए की वैल्यू आ जाएगी। एल की पावर बी है, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और सी की वैल्यू आ गई -2। ये डिसाइड कर। ठीक है भाई। हमेशा डायमेंशन फार्मूला लिख के सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकाल। अब यहाँ क्या दिया, और एक N1 दिया पहले सिस्टम में, कितना, 1। N1 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, 10 भी कह सकता था, 20 भी, कुछ भी दे सकता था वो। पर यहाँ कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो इसे N1 को 1 डिसाइड कर लेंगे। निकालना क्या मुझे, N2 इज इक्वल टू क्या। अब मुझे M1 किस में दे रखा है, M1 किस में है ये लिख लेंगे। M1 जूल क्या है, MKS है। तो किस में होगा, किलोग्राम में। समझ में आ रही, जूल जूल वास्तव में जूल किसे बोलते हैं, जूल तो साइंटिस्ट का नाम है। ये क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे कोई न्यूटन बोल दे, तो न्यूटन यूनिट थोड़ा ही एम कैस, वो तो नाम है साइंटिस्ट का, उसको सम्मान देने के लिए उसका नाम न्यूटन रख दिया। पर वास्तव में है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से पता लग गया कि ये एम के सिस्टम है या एसआई सिस्टम है। तो मुझे क्या करना है, M1 किलोग्राम में दे रखा है, L1 किस में दे रखा है, इसमें मीटर में, और T1 किस में दे रखा है, सेकंड में। ऐसे ही M2 किस में निकालना है मुझे, कहीं में बदलना, अर्ग। अर्ग कैसी है, सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस का मतलब ये किस में है, ग्राम में। समझ में आ रही बात। L2 किस में है यहाँ, सेंटीमीटर में, और T2 किस में है यहाँ, सेकंड। बस उठा के ये सब चीजें यहाँ रख दो। अब तो कुछ रहा नहीं, समझ में आई ये बात। तो N2 इज इक्वल टू, N1 की वैल्यू 1 है फार्मूले के अकॉर्डिंग, उस फार्मूले में रख रहे हैं हम। N1 कितना रख दिया, 1। N2 मुझे निकालना,
अब इसे ऐसे लिख देंगे, M1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ M1 है तो कितना है किलोग्राम में, और ये किसमें है ग्राम में, पावर कितनी है, ये कितना है 1। ठीक है भाई साहब, सही है ये। अब फिर इसके बाद यहाँ से आ जाओ थोड़ा सा आगे, अब मुझे किसकी वैल्यू रखनी, अब मुझे रखना पावर 1 आ गई, अब मुझे रखना L1। L1 किस में है, मीटर में, बोलते जाओ। L2 किस में है, सेंटीमीटर में। B की वैल्यू कितनी 2। फिर तीसरा क्या है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, अपॉन ये वैल्यू कितनी, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब इसे तोड़ दो थोड़ा सा, तो N2 इजकल टू कितना, देखो किलोग्राम को क्या लिख सकता हूं मैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। अब ये मीटर है, मीटर में क्या लिखूं 100, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितनी 2, और ये 1 आ जाएगा, 1 की पावर -2 सेकंड, खत्म हो गया। अब ये कितना बचा, ग्राम से ग्राम ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो N2 इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ लिख दूं मैं, N2 इक्वल टू एक तो बचा 1000। ठीक है भाई, ये बचा है, और ये दो पावर है, तो 100 × 100, ये भी हो गया हमारा। अब ये पावर -2 है 1 की, तो कुछ भी लिखो, 1/1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। तो N2 इक्वल टू कितना मिला, 10 की पावर 3 और 4 7। ठीक है भाई, तो N2 की वैल्यू आ गई 100 × 100, पावर 2 है ना, 2 का मतलब है 2 बार गुणा, 100 × 100, तो 10 की पावर 7 हो गया। ठीक है भाई, तो यानी कि हमारा जो है सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट बनी वो क्या बना, दैट इज इक्वल टू 1 जूल, किसके बराबर बना, 10 की पावर 7 आर की। इनको की तो वैल्यू निकालो, आ गया। अरे जो ईगल डायनेमिक्स फॉर्मूला था ना, हाँ, उससे दोबारा बनाया। अरे एनर्जी की, एनर्जी को लिखते हैं, एनर्जी कुछ भी, कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कैसी भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन यही होती है। ठीक है, तो आप बताओ कौन सी एनर्जी से निकालना, जो तुम्हें फार्मूला याद हो एनर्जी का, उसी एनर्जी से डायमेंशन निकालने। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, अरे पढ़ा है 9th में, 10th में, 9th में ही होता है, या ये पढ़ा होगा mgh, पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अरे ये तो पढ़ाते हैं 9th में यार, हमने पढ़ा है, ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले। ठीक है, काइने ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऐसे काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कोई से में भी रख लो, देखो ये हाफ तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, पर इसकी m की डायमेंशन क्या लिखूं m, और इसकी क्या लिखूं L t-1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगी m L² t-, इससे निकाल लो फार्मूले से। मास की डायमेंशन कितनी है, जी क्या है, एक्सरलेशन, एक्सरलेशन की विमा क्या है L t-2, इंटू एच हाइट है तो L, तो क्या बन गई mL²t-2। किसी भी फार्मूले से कोई भी फार्मूला निकालना है। और वर्क की कल निकाल ली थी, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ठीक है, देखो वर्क, एनर्जी जो है वर्क डन करने की कॉस्ट है, बिना एनर्जी खर्च किए आप वर्क नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों ऐसा मानते हैं, दोनों की यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है वर्क और एनर्जी। क्लियर होगी बात, ये समझ में आ गया कैसे करेंगे। ये पता लगेगा यहाँ से, पता लगेगा क्वेश्चन से, पता लगेगा 100%, वो देगा कि एम केस में, एम केस अभी बताया मैंने, अभी सारे सिस्टम बताए थे आपके आने से पहले। ठीक है, एम केस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, अगर हमारी यूनिट मीटर किलोग्राम सेकंड में है तो एम केस में है, या एसआई सिस्टम तो उसे एसआई सिस्टम में है, और सेंटीमीटर ग्राम में है तो सीजीएस सिस्टम। तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन से।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लगे। कर लिया है। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे आपने पता, फोर्स को किस में मेजर करते हैं? कन्वर्ट 10 न्यूटन लिख दे। 10 न्यूटन इंटू डाइन। हाँ, डाइन छोटा होता है। डाइन सीजीएस सिस्टम है। और न्यूटन तो आपने पता ही एमकेएस सिस्टम है या एसआई सिस्टम। क्लियर। तो न्यूटन सब ये न्यूटन किसकी यूनिट है? बताओ जरा। फोर्स की यूनिट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे। लिखो जल्दी जल्दी अपने आप। देखो मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं सीख पाओगे। आपने खुद पेन चलाना है दोस्तों। मेरे भरोसे मत रहो, मैं तो चला ही दूंगा। पर चलाना आपको है, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना, मुझे नहीं। तो इसलिए पेन आप चलाओगे। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी एग्जाम निकाल दो। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है भाई। फोर्स के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसकी डायमेंशन। क्या लिखी है आप लोगों ने? सबने लिखी, M L T वेरी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 1। बी की वैल्यू भी कितनी? 1। सी की वैल्यू कितनी? 1। N1 कितना? 10। वेरी गुड। N2 मुझे निकालना। तो पहला M1 किस में दिया हुआ? किलोग्राम में। L1 किस में दिया? मीटर में। और T1 किस में दिया? सेकंड में। क्योंकि न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो वही लिख दिया। अब मुझे एम टू में क्या क्या पूछना है? M2 क्या कन्वर्ट करना? ग्राम में। L2 को किस में कन्वर्ट करना? सेंटीमीटर में। और T2 किस में है? सेकंड। तो अब तो डायरेक्ट लिख दूं। N2 इजकल टू N1 की वैल्यू कितनी? 10। M1 अपॉन M2, किलोग्राम अपॉन ग्राम। ये पावर कितना? ए की पावर 1 है, फार्मूला लगाते जा रहे। इनटू फिर क्या? L1 कितना? L1 है कितना? मीटर में। और ये किसमें है? सेंटीमीटर में। पावर इसकी भी 1 है। बी की वैल्यू 1 है। इंटू सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। ठीक है भाई। तो ये कितना आएगा? 10 इंटू ये कितना बना? 1000 अपॉन ग्राम। पावर 1 ही है। और ये कितना बनेगा? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। इंटू 1 लिख दूं अब तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 इंटू 100। तो कितना आ गया? 10 की पावर 6। तो N2 की वैल्यू आ गई। सो कितना आ गए? कितना? दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डाल। किसके इक्वल है? 10 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन पूछ लेता है तो 10 की पावर 5 आ जाता। ठीक है। तो याद भी रखेंगे 1 न्यूटन किसके इक्वल हो? 10 की पावर 5 डाइन के। ये याद रखना, ये याद भी रख सकते हैं। ये कन्वर्जन याद रख सकते हैं आप। भाई 10 न्यूटन इसके, तो 1 न्यूटन क्या होगा? बटे बाई 10 कर देंगे तो 5 आ जाए। क्लियर सबको? तो ऐसा हम यूनिट्स का क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन। आसान तरीका क्या है? आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका भी देख सकते हैं। जैसा आपने पता 10 न्यूटन इजकल टू क्या लिखोगे आप? 10 किलोग्राम मीटर पर। ऐसे ही तो करोगे। जल्दी जल्दी करो भाई। हो गया। तो कैसे कन्वर्ट करना था? डायरेक्ट आपने बताया ये 10 है। और किलोग्राम को क्या लिख दूं? 1000 ग्राम। मीटर को क्या लिख दूं? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नहीं, यही हो जाता है एक लाइन में। ये हो गया 10। 3 और 2 5 और 1 6। ये बन गया ग्राम सेंटीमीटर पर। इसे ही बोलते हैं डाइन। एक लाइन में भी हो सके। ठीक है, फार्मूला वार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है।
आपने कन्वर्ट करना हो तो आप जानो 1 किलोग्राम डायरेक्ट भी वहीं से गुणा मल्टीप्लाई करके आसानी से ला सकते। तो इसलिए इस पर सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है, जब आप यूनिट सीख जाओ तो फिर आसानी से करने लगो। तो इसलिए इस पे बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आते कन्वर्जन पे। ठीक है। क्योंकि आसान तरीका कोई भी कर लेगा, 9th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। ठीक है। तो इसलिए नहीं पूछते सवाल। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं डेट डाल देता हूँ। डेट है 07/06/2026। हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, अब जो हम पढ़ेंगे दोनों के दोनों 100% अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ से बनते हैं अगले दो। ठीक है। ये आपके लिए मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। ठीक है। लेकिन उस दूसरे यूनिट को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हेडिंग डाल लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसी नाम से याद रखें, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक है। तो बस याद रखेंगे क्या बोलते हैं। अगर कोई इक्वेशन है, देखो इक्वेशन मान लीजिए, मैं कोई भी इक्वेशन आप बोल लो जो आपको पसंद हो। कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन किसे बोलते हैं जिसमें इक्वलिटी के साइंस हो, बस। कोई इस फॉर्म का हो, एफ ऑफ एक्स इजकल टू 0 फॉर्म का हो। ठीक है, इसे इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन बोल लो कोई भी जो आपने पढ़ी हो। हाँ, सिंपल इक्वेशन लिख दी इसने, v इजकल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन है। या s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या है, एक तो ये टर्म है इधर इक्वल से इधर, और एक ये टर्म है, एक ये, इसमें 3 टर्म है। ठीक है, इधर वाली साइड, दो साइड है। ठीक है। साइड, इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, और इधर वाली को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखो तो उसमें केवल एक ही टर्म है, वी वी लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं आर 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 एच एस को देखो तो इसमें 2 टर्म है। समझ में आ रही बात। तो ये जो प्रिंसिपल होमोजेनिटी है, इसी पे बेस है। इसे ध्यान से सुनेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे इसे 11वीं में, तो पता नहीं कैसे पढ़ लिया होगा ये। समझ में आ रही बात। यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत आसान है, अगर ये बात समझेंगे तो बस फिर जीरो, क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। मतलब मैंने कल भी बताया था, ये फ्री फंड का क्वेश्चन है नीट जेई में। समझ में आ रही बात। इस पर, और इस पे बेस क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन इस पे बेस नहीं आता, इस पे बेस आया है। तो यहाँ क्या है, इधर आरएचएस में कुछ टर्म्स हैं, इधर 2 टर्म है और इधर एक टर्म है। तो एक इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स होंगी, और राइट हैंड साइड में भी एक से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं। एक भी हो सकती है और एक से भी ज्यादा भी हो सकती है। तो ये प्रिंसिपल सिंपल प्रिंसिपल है। ये बोलता है कि डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ, ये डायमेंशन ही लिखो, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एलएचएस इज इक्वल डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन आरएचएस। सिंपल सा नियम है। जितनी भी एलएचएस में टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस हमेशा क्या हो गए, किसके बराबर होगा, आरएचएस के बराबर। दूसरा, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा कैसे लिख सकते हैं, वी कैन ऐड, वी कैन ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना, और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट।
ठीक है, दैट फिजिकल क्वांटिटीज which have same dimension, have same dimension। ठीक है, जिनकी डायमेंशन सेम है उन्हें ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लेंथ की डायमेंशन रख रहा है और उसमें आप टाइम जोड़ दें, ऐसा कभी नहीं होगा, या टाइम को घटा दें। समझ रहे, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं, उसमें वेलोसिटी को ही घटा सकते हैं। टाइम है तो टाइम को ही ऐड करेंगे, टाइम को ही घटा सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप टाइम में से लेंथ घटा देंगे। समझ में आ गई बात? तो दो तरीके हैं इस प्रिंसिपल को कहने के। या तो आप जब भी, जो पहला तरीका है वो चेक करने के काम आता है इक्वेशन से। ठीक है, कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। समझ में आ रही बात? दूसरा तरीका हम बताया कि सेम ही क्वांटिटी ऐड हो सके और सेम ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है किसी में। बस ये इतना सा याद हो गया हो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म। क्लियर? अब तीसरी बात, अब नोट करके लिखो बातें, जो इंपॉर्टेंट बात है, नोट। ठीक है भाई, सबसे पहले लिखो आप ऑल, सभी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, logarithmic functions, exponential functions, and along with, arguments, along with their arguments, are dimensionless। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे कोसेक थीटा, ये सारे के सारे। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? log x। ठीक है, इस तरीके के। एक्सपोनेंशियल क्या है? e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन। समझ में आ रही बात? ये सारे के सारे फंक्शन, ये खुद में तो साइन खुद में डायमेंशन लेस है, थीटा भी डायमें आर्गुमेंट बोलते हैं इसे, अंदर वाली चीज को। समझ में आ रही बात? तो ये खुद में डायमेंशन लेस है, इसके आर्गुमेंट भी डायमेंशन लेस है। ई खुद में डायमेंशन लेस है तो एक्स भी डायमेंशन, एक्स स्क्वायर भी क्या है? डायमेंशन लेस। हमेशा कहीं भी ये याद कर लो, बस इसे इसे दिमाग में कर लो। फिट जैसे क्या कहना है आपने, कभी कोई बात फिट कर ली होगी अपने जीवन में, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, ध्यान रखना। पावर्स जितनी भी होती हैं वे सब क्या होती हैं? डायमेंशन लेस। लिखो इस बात को, पावर्स ऑलवेज डायमेंशन लेस। सेकंड पॉइंट, पावर्स ऑलवेज डायमेंशन लेस। ठीक है भाई, चलो जी, ये इंपॉर्टेंट बात थी, हटा दो इसे। ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी याद हो गया। चलो जी, एक क्वेश्चन करते हैं, इन पे बेस कैसे निकालते हैं, चेक कैसे करते हैं। ठीक है,
हाँ, एक और लिख लो। देखो कुछ कांस्टेंट दो तरीके, एक बात और लिख लो, यहाँ में लिख दो कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं डायमेंशनल वाले और एक होते हैं डायमेंशनलेस। ये सही वेरिएबल डायमेंशनल कौन है? जैसे आपका होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कल निकलवाई थी ना इसकी डायमेंशन। क्या आप बोल रहे हैं क्या? कांस्टेंट, लेकिन डायमेंशन रखता है। समझ में आ रही बात? कल निकलवाई थी ना जी की, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट भी पढ़ा होगा आपने, एच पढ़ा है ना, एच ई बराबर एच न्यू, पढ़ी ना एक इक्वेशन। तो वो है कांस्टेंट लेकिन क्या रखता है? डायमेंशन, ठीक है। ऐसे ही डायमेंशन लेस क्या है? वो हाफ, वन, टू, थ्री सारे नंबर के हैं, डायमेंशन लेस है पाई। समझ रहे? ऐसे कांस्टेंट क्या कहलाए? डायमेंशन। तो ये ध्यान रखेंगे, इनकी कोई बीमा नहीं होती, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और इनकी कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशन होती। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो अब एक इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले। चेक द इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली, चेक वेदर, वेदर लिखो, वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली, ठीक है। ये चेक करो कि गिवन इक्वेशन वो करेक्ट है डायमेंशनली या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, कैसे? हर बार यही करेंगे जो मैं बता रहा। एस इजकल टू यू टी, गिवन क्या है? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहला स्टेप, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? जितनी भी क्वांटिटीज में इंक्लूड है सबकी डायमेंशन लिखेंगे। सेकंड बात क्या लिखेंगे? राइट द डायमेंशन, राइट द डायमेंशंस ऑफ ईच वन, ईच क्वांटिटी। जितनी भी इसमें इक्वेशंस हैं उनकी सबकी, जितनी भी हमारी क्वांटिटी इंक्लूड है सबकी क्या लिख देंगे? डायमेंशन लिख देंगे। जैसे हमारी पहली क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट एस, एस है ना इधर। तो एस की डायमेंशन क्या हो डिस्प्लेसमेंट की? एम की पावर जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर, लिखने का तरीका यही है। क्लियर है भाई? लेंथ ही तो है डिस्प्लेसमेंट। लिख दी? समझ में आ रही है बात या नहीं? यस और नो? नाश्ता नहीं कर है तुम? यू, यू क्या है हमारी? यू क्या होता है इसमें इक्वेशन में? बताओ। अरे इस इक्वेशन को नहीं जानते क्या तुम? जानते हो या नहीं? तो एस क्या होता है इसमें? यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन, एम की पावर जीरो, एल टी की पावर माइनस वन। क्लियर होगी बात? अब हमारा क्या आया? टाइम। तीसरी क्वांटिटी क्या है? टी। टाइम की डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी, लिख सकते हैं या नहीं? फिर हमारा क्या बना? टाइम तो यहाँ हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आया ए, ए क्या है यहाँ? एक्सेलरेशन, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिख दो, कितना? एम की पावर जीरो, एल टी माइनस टू। क्लियर हो गया? अब सारी इक्वेशंस को क्या करेंगे? इसे वन में पुट कर देंगे, इसे वन कह दो, पुटिंग इन वन,
करो जी। तो इसके लिए क्या लिखो इधर, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, सॉरी एल की पावर वन, और टी की पावर जीरो। एस का डायमेंशनल फार्मूला दैट इज इक्वल टू, यू के लिए लिखो, यू के लिए क्या लिखा था हमने, एम की पावर जीरो, एल टी माइनस वन, और यहाँ क्या है, टी है, तो टी लिख दें। क्लियर। फिर प्लस, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, एक ही डायमेंशन लिख दी, एन की पावर जीरो, एल टी माइनस टू। टी स्क्वायर के लिए क्या लिखो, टी स्क्वायर। तो क्या बना, एम की पावर जीरो, एल की पावर सॉरी एल की पावर वन, टी की पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या मिला, एन की पावर जीरो, एल टी की पावर जीरो, प्लस दूसरी टर्म के लिए क्या मिला, एम की पावर जीरो, एल टी की पावर जीरो। क्या यही मिला भाई, ये टी से एक पावर, ये माइनस ये प्लस, तो जीरो होगी, ये माइनस टू ये प्लस टू, तो जीरो होगी पावर, तो जीरो ही लिख दी। क्या ये इधर की एलएचएस की टर्म है, जितनी भी टर्म है, क्या हर टर्म की पावर डायमेंशन सेम है या नहीं। आरएचएस में ईच टर्म की डायमेंशन एलएचएस की ईच टर्म की डायमेंशन के इक्वल है या नहीं। तो गिवन जब ऐसा आ जाए, तो फिर कहेंगे हम द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस द गिवन इक्वेशन। अगर ऐसा ना हो, तो मैं बता दूं, अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा हमें काम करना है। हो गया, तो आसानी है। चलो जी, जिसका हो गया वो लिखो, चेक, इसे चेक करो इक्वेशन को, वी वन इक्वेशन इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये पढ़ी होगी आपने इक्वेशन, मतलब इसे तो अनपढ़ आदमी भी जानते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, इज इक्वल टू, पता करो ये इक्वेशन सही है डायमेंशनली या नहीं। पहले किसकी डायमेंशन लिखेंगे, जो भी इसमें क्वांटिटी है। ई क्या है, एनर्जी, एम क्या है, मास, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, करो आप लोग 1 मिनट के लिए। अरे ये टेपने के विषय थोड़ा ही है, टेप आप घर से कर सकते हो जी। टेपने पे ज्यादा ध्यान मत दो, सीखने पे दो, कल भी बताया था। क्या लिखा है, ई का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का यही होता है। मास का डायमेंशन कितना, और सी क्या है, स्पीड है, और वेलोसिटी स्पीड की विमा कितनी होती है, एल टी माइनस। ठीक है भाई साहब, कोई भी स्पीड हो उनमें से क्या होगी, एल टी माइनस वन, पुटिंग इन वन। तो इधर मैं क्या लिखूं, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस, दैट इज इक्वल टू कितना, एम के लिए एम लिख दिया, और ये क्या है, एल टी माइनस वन का, तो इधर क्या बना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दैट इज इक्वल टू एम, और इसे लिख दूं एल स्क्वायर टी माइनस। तो गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है भाई, तो बहुत सारी इक्वेशन है, v इजकल टू यू प्लस ए टी से चेक करना, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसे चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। ये होमवर्क है, इसे लिख लो आप, जो बैठ के सेशन में।
हो गया। आगे बढ़ूं? चलो, अब एक लास्ट एप्लीकेशन और देखते हैं। क्या था लास्ट एप्लीकेशन? देखो, ये एक ऐसा, इसे एक क्वेश्चन से समझ, ठीक है? ये ऐसा नहीं, इसमें कोई ऐसा ड्राइव रिलेशन ड्राइव करने के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के आधार पे ही सब रिलेशन ड्राइव, मतलब आपको क्वेश्चन सीखना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप लेने हैं वो स्टेप वाइज बताऊंगा। तो इसको हम एक क्वेश्चन से सीखते हैं कि कैसे क्वांटिटीज के बीच हम क्या करते हैं, ड्राइव रिलेशन को ड्राइव करते हैं। तो लिखो जरा, इसमें क्वेश्चन लिख लो। लिखो, द सिंपल पेंडुलम, द ऑसिलेशन, ऐसे लिखो, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। लिख नहीं सकते हैं? ठीक है, ये लिख नहीं सकता, आप लिखो इसे ऐसे ही। लिखो, द सिंपल पेंडुलम, द ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम समझते हो? सरल लोलक। ठीक है, ऐसा आपने एक धागा लिया, उस पर एक बोब लटकाया, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। फिर करते क्या है, उसे छोड़ देते हैं ऐसे, भाई यहां से ले जाके ऐसे छोड़ देते, तो वो क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करता है। तो हम क्या करते हैं, घड़ी देखते हैं, 10 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन का टाइम निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? वो टाइम नोट कर लेते हैं, तो वो टाइम, और फिर मान लीजिए 10 ऑसिलेशन का समय 10 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन के समय को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्त काल जिसे आप बोलते हैं। आवर्त काल का मतलब है उस टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्त काल। ठीक है, क्लियर है? तो वो ही मुझे निकालना है। तो क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन द मास। डिपेंड्स, डिपेंड्स बोलते हैं निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब। ठीक है, सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, मैं बना देता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक धागा ले लिया, एक थ्रेड है, और ये बोब है, इसे बोलते हैं बोब। ठीक है, तो बोब का मास कितना मान लिया इसने, एम। और ये इसे बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ मान ली है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बोब, और इस मास को कितना मान लिया, एम मान लिया। क्लियर? फिर लिखो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसे बोल दिया उसने एल। ठीक है, एंड एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरा, एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। इसे क्या कह रहा हो, जी। क्लियर है बात? किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन डिपेंड कर रहा है? अब मैंने इसमें क्या करूंगा, इसे ऐसे छोड़ दूंगा, तो ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेशन शुरू कर देगा, ये सुनना। ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसा है, ऐसे ऑसिलेट होना शुरू कर देगा। क्लियर है? तो मान लीजिए इसका जो टाइम पीरियड है वो टी, लेट टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज टी। मैंने उसे कैपिटल टी लिया। ठीक है, तो ये सवाल है, समझ में आ गई बात? उसने कहा आप टाइम, जो ऑसिलेशन है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, वो किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो मास, बोब के मास एम पे, दूसरा स्ट्रिंग,
एल पे, तीसरा ग्रेविटी जी। तो यहाँ करना क्या है, अब मैं स्टेप ये हटा दूं मैं जरा, क्वेश्चन अब लिख लिया है तो सब डिपेंडेंस। ए से क्वेश्चन देगा आपको और कहेगा ड्राइव द रिलेशन। अब आगे लिखो ड्राइव द रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड टी डायमेंशनली, ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड टी डायमेंशनली। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। क्या किसका रिलेशन निकालना है हमें, टाइम पीरियड का। ये पूछेगा आपसे वो हमेशा। क्लियर है। अब यहाँ स्टेप फर्स्ट, जैसे मैं स्टेप फॉलो करूंगा हर सवाल में ऐसे ही करना है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। क्या, पहले सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और हमें ये देखना कि किसका रिलेशन निकालना है। किसका रिलेशन निकालना, किसका निकालना है इसमें, टाइम पीरियड का। तो उसे इधर लिख लेंगे, टाइम पी। ठीक है, आगे सुनते जाओ, अभी पहले फिर लिखना, पहले सुन जाओ। फिर आप ये देखोगे कि ये टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वो क्वेश्चन में देगा। समझ में आ रही बात, किस में देगा वो, क्वेश्चन में। जैसे इसमें भी दे रखा है ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ। सबसे पहले मास पे, दूसरा लेंथ पे स्ट्रिंग की, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तीन पे डिपेंड कर रहा। तो इसे क्या करेंगे, इन तीनों को प्रोपोर्शनल में लिख लेंगे, मास, लेंथ और ग्रेविटी। और इसकी पावर लिख देंगे ए, इसकी पावर लिख देंगे बी और इसकी पावर लिख देंगे सी। सिंपल, कुछ नहीं करना। स्टेप फर्स्ट में जिसका रिलेशन निकालना, उसके प्रोपोर्शनल में जिस पे वो डिपेंड कर रहा, उनकी पावर एबीसी लिख के प्रोपोर्शनलिटी में लिख देंगे। फिर इसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे इसी स्टेप में, और मान लीजिए वो कांस्टेंट आ गया के। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर आते हैं हमेशा। क्लियर है ये बात। इसे जू का तो लिख देंगे एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये पहला स्टेप डन हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, जितनी भी क्वांटिटी है उन सबकी डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, राइट द डायमेंशन। मैं आपको जैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही करना, सब सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। राइट द डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी, ईच फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज में है उन सब की क्या लिख दो, दूसरे स्टेप में क्या लिखनी है, डायमेंशन लिख। क्लियर सबको ये बात। तो सबसे पहले इधर क्या है, टी। तो टी की डायमेंशन टी है। ये ऐसे सजाना हो जाता है तो एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी लिख देते हैं। क्लियर है बात। अब इधर पहली क्वांटिटी क्या है, मास एम। तो इसकी डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला एम। क्लियर। फिर यहाँ क्या आया, एल, लेंथ। लेंथ की डायमेंशन कितनी, एल। क्लियर है सबको। फिर क्या आया, जी। जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। जी क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन। और इसे क्या लिखेंगे, एल टी माइनस। ठीक है, जितनी भी डायमेंशन है अब 1 में रख देंगे। यही लिख दूं मैं, पुटिंग इन 1। तीसरा स्टेप क्या होगा, पुटिंग इन 1। इन सबको 1 में रख देंगे। तो P इज इक्वल टू के जू का, तो ये यहाँ M है तो M की पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, A। और इधर मैं लिख दूं M की पावर 0, L की पावर 0, ये ऐसे लिख दूं डायमेंशन। क्लियर सबको। फिर यहाँ क्या है, दूसरा L। तो L की पावर क्या है, B। और फिर यहाँ तीसरा क्या है, L t - 2 की पावर 0। क्लियर बात। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो ये बना इधर क्या, M की पावर 0, L की पावर 0, T। ये तो इधर बन गया। इधर क्या बनेगा, K की कोई डायमेंशन नहीं है, इसे हटा देंगे। ठीक है, ये तो डायमेंशन लेस है तो खत्म करो। तो इधर M की पावर कितनी है, सबको एक साथ लिखेंगे जोड़ कर, पावर से जुड़ जाती है, आपने पता मल्टीप्लाई में।
तो एम की पावर ए ही है बस, और तो नहीं है कहीं एम किसी में, तो एम की पावर क्या लिख देंगे यहाँ, ए। फिर एल की पावर यहाँ कितनी है, बी, और यहाँ कितनी बनेगी, सी। तो टोटल जोड़ के क्या बन जाएगा, बी प्लस। क्लियर सबको यहाँ तक। तीसरा तीसरा स्टेप ले लेंगे हम यहाँ। टी की पावर कितनी आएगी, टी की पावर कितनी, अब टी की पावर कितनी है, माइनस यानी टी, यानी टी, तो यहाँ कितना बनेगा, -2। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है सबके। अब क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे दोनों, क्योंकि यहाँ भी एम की पावर है, एल की है, टी की, ये भी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पावर इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रही बात भाई, इक्वेशन कब इक्वल होगी, जब इस एम की पावर एम, इस इधर की एम की पावर के बराबर हो, इधर हो, तभी तो इक्वेशन इक्वल हो पाएंगी। ये इक्वेशन तभी संतुष्ट करेगी जब पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो लिखो कंपेयर द पावर, कंपेयर द पावर्स ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ ए इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, बन गया जीरो। भाई ए की इधर जीरो है, यहाँ बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। -2c इक्वल टू कितना आ गया, देखो -2c इक्वल टू 1, बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये ए बी सी तीन ही इक्वेशन, तीन में अननोन है हमारे पास, और तीन ही इक्वेशन है, तो इजिली सोल्व हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की तो जीरो आ गई, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी इक्वल टू आएगा -हाफ। आ गया सी की वैल्यू, सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो बी -हाफ इक्वल टू 0। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, +9। तो मेरे पास क्या है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू हाफ है, सी की वैल्यू -हाफ। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहां तक आपने, अब आपने इससे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट सेकंड आपने ये ले लिया, थर्ड स्टेप, थर्ड अब होगा फोर्थ। ये पुटिंग ए बी सी की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, 1 में। ठीक है, क्लियर है बात। आप 1 में रख दो जी, तो हटा दो इधर से, कर लिया, करो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। हो गया भाई, नहीं हो, हो गया भाई, चलो जी रख दो। ये इक्वेशन है हमारी यहाँ, तो रख के देखो जरा क्या आएगी एबीसी की वैल्यू, रख दिया आप लोगों ने। चलो जी, तो टी इजकल टू कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ से कि ए चूका तुम, एम की पावर कितनी, जीरो, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, रख दी। बी, एल की पावर बी, बी की वैल्यू कितनी, हाफ,
और जी की पावर कितनी है? जी की पावर -12। ठीक है भाई, तो रिलेशन आ गया। एम की पावर 0 1 हो, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जा। तो ये के झुका तू, और इसे लिख सकता हूं एल की पावर हाफ बटे जी की पावर हाफ। नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। और जिसकी पावर हाफ है, दोनों की पावर हाफ है, तो अंडर रूट में लिख सकते हैं इसे। तो टी इज इक्वल टू कितना? के अंडर रूट एल बाई, यही हमारे टाइम पीरियड का फार्मूला है। ठीक है। तो यहाँ क्या नहीं मिल रहा है हमें? के की वैल्यू। अगर रियल फार्मूला देखें जो आपने ड्राइव किया होगा, वो ये ऐसा होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। असली फार्मूला ये होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस की ड्रॉबैक क्या है? हमें किसकी वैल्यू पता नहीं लग रही, के। तो ये ड्रॉबैक भी है डायमेंशनल एनालिसिस की, ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता करता। ये मेथड फार्मूला तो पता कर दें, पर क्या कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू पता नहीं करता। समझ में आ रही बात? तो रियल फार्मूला ये, समझ में आ रही बात, बट डायमेंशन से क्या है, उसके इक्विवेलेंट आ गए बिल्कुल। क्योंकि के की डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट्स की वैल्यू पता नहीं लगती। ये इसकी ड्रॉबैक भी है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट के को नहीं बताता। मान लीजिए देखो, एक और डायमेंशन के लिए हमने चेक करा था इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसने बताया था ये करेक्ट इक्वेशन है। इसके लिए ये भी करेक्ट है, डायमेंशन के लिए ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ए टी स्क्वायर। आप इसके लिए डायमेंशन लिख के देखो तो ये भी करेक्ट बता देगा डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी करेक्ट बता दी, और ये। समझ में आ रही बात? जबकि हमने पता ये इक्वेशन क्या है, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है नीचे वाली। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? ऊपर वाली है। पर डायमेंशनल एनालिसिस कह रही कि दोनों करेक्ट है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और वो फिजिकली भी करेक्ट हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं। समझ में आ रही बात? ये दोनों इक्वेशन को करेक्ट बताएगा। डायमेंशन से पूछ के देखो, डायमेंशन मेथड से, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? यस। ये इक्वेशन करेक्ट है? यस। जबकि हमें पता है ये तो इक्वेशन गलत है। अरे समझ में आ रही बात? ये इक्वेशन क्या है हमारी? गलत है। डायमेंशनल एनालिसिस कह रही ये इक्वेशन भी क्या है? करेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस, जरूरी नहीं है कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, वो फिजिकली भी करेक्ट है। ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है। एक ड्रॉबैक तो ये होगी, और दूसरी ड्रॉबैक हो गया के की वैल्यू प्राप्त करना। डायमेंशनल एनालिसिस से आप कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। इसकी एक ड्रॉबैक है ये डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है। तो रिलेशन ड्राइव स्टेप फर्स्ट दोबारा सुन लो। अब दोबारा दिमाग में सेट कर लो। जब भी हमने किसी इक्वेशन के बीच, कुछ क्वांटिटीज के बीच फिजिकल रिलेशन को स्टेब्लिश करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये देखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले ये देखना किसका रिलेशन निकलवाया गया है, और वो क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो जिसका रिलेशन निकलवाया गया है उस क्वांटिटी को, जिस पे वह डिपेंड करती है, उनके प्रोपोर्शनल में लिख देंगे, पावर एबीसी लगा। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरी बात, जितनी भी क्वांटिटीज उसमें इंक्लूड है, समझ में आ रही बात, सबको क्या करेंगे, उनकी डायमेंशन लिखेंगे। फिर उन डायमेंशन को उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और फिर सबकी पावर सेम करेंगे। ठीक है। जब दोनों, फिर दोनों तरफ की पावर्स, अगर वो इक्वेशन सही होंगी, तो दोनों पावर की, दोनों तरफ की पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी। उन्हें कंपेयर करेंगे, इक्वेशंस आएंगी, एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसे इक्वेशन 1 में पुट करके हमारा क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, चलो जी। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। लिखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो द टाइम पीरियड टी, द टाइम पीरियड टी, ये दे रखा है, द टाइम पीरियड टी ऑफ ओसी है। हाँ, कैपिटल टी में ही होता है टाइम पीरियड। ठीक है। आपकी मर्जी, वैसे स्मॉल टी लिखना चाहो तो स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है। द टाइम पीरियड टी ऑफ ओसिलेशन ऑफ ए गैस बबल। किसका है ये? ऑफ ओसिलेशन
OSCILLATIO, ऑसिलेशन ऑफ अ गैस बबल। ठीक है, गैस बबल है, वो ऑसिलेट कर रहा है गैस के अंदर ऐसे। ठीक है, बुलबुला बन गया गैस में, वो क्या कर रहा है, वो ऑसिलेशन कर रहा है, कह रहा है उसका टाइम पीरियड निकाल लो। ठीक है, तो कहीं विस्फोट हुआ होगा, गैस का बबल बना। ठीक है, तो कह रहा है गैस बबल फ्रॉम द एक्सप्लोजन, फ्रॉम द एक्सप्लोजन, फ्रॉम द एक्सप्लोजन, SION, एक्सप्लोजन विस्फोट के कारण, अंडर वाटर, इसमें बनाए, पानी के अंदर। ठीक है भाई, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन प्रेशर P, प्रेशर है, प्रेशर P, डेंसिटी ऑफ द वाटर D। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, और इसे कह रहा है आप इसे डी लिखो, डेंसिटी को क्या लिखो, डी। एंड एनर्जी, एंड एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, और कह रहा है एनर्जी को लिखो आप ई। ठीक है, कह रहा फाइंड द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डायमेंशनली। ठीक है भाई, तो आपने किसका रिलेशन निकालना, टाइम पीरियड। क्लियर है सबको बात। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट बताओ मुझे क्या होगा, किसका रिलेशन निकालना, टाइम पीरियड का। तो टी को क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल में लिख देंगे। किस किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, किस पे, पी पे। फिर दूसरा डेंसिटी डी पे, तीसरा एनर्जी ई पे, और इनकी पावर क्या लगा देंगे यहाँ, ए बी और सी, सिंपल। क्लियर है। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के पी की पावर ए, डी की पावर बी, और ई की पावर सी। इक्वेशन नंबर, अब क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में बताओ, डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन, राइट द डायमेंशन, यही तो है हमारा स्टेप सेकंड दोस्तों। तो टाइम पीरियड टी की डायमेंशन तो टी ही हो जाएगी। इसे ज्यादा अच्छे तरीके से जाना हो तो इसे लिख दें एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी। हो गया। अब हमारे पास दूसरी क्वांटिटी क्या है, पी, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन लिख दो जल्दी जल्दी, क्या होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आ रही बात, तो निकाल लो जल्दी डायमेंशन, डायमेंशन ही तो निकालना। बताओ मुझे क्या आएगी। और फिर डायमेंशन लिखनी है हमें डेंसिटी की, फिर डायमेंशन लिखनी किसकी, एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन तो आसान है लिखना, अभी कई बार लिख चुके, ML² T-2। यही तो लिखी है अभी एनर्जी की। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, पढ़ा है ना आपने। तो द्रव्यमान क्या लिखेंगे इसकी, द्रव्यमान बटे आयतन, ML-3। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। बढ़ाना है फार्मूला। तो बल की क्या होती है, ML-T-2, और क्षेत्रफल की क्या होती है, L²। ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ML की पावर -1, ये -2 होगा ना, +1, तो -1 इंटू T-2। तो क्या बनेगी, ML-1 T-, बन गई बीमा। उठा के यार रख दो सब, करके दिखाओ मुझे, मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप पेन चलाओ। ठीक है, इनको क्वेश्चन आपने करना, तभी तो मुझे पता लगेगा आपने कुछ सीख दिया।
हाँ, तो ऐसा नहीं। हाँ जी। तो बस इनकी वजह से करके किसकी? हाँ, ml² t-2। एनर्जी की हमने पता -2 है। तो तुम्हारा दोस्त कहाँ गया हुआ है? भाग गया हो? आता नहीं? हाँ जी, पावर बराबर करो, एम की एक जगह करो, एल की एक जगह, टी की एक जगह, कंपेयर करो। वो लड़की नहीं आई कल जो सीबीएसई बोर्ड वाली थी, तुम्हारी दोस्त है वो? तुम भी सीबीएसई से? एक और भी तो थी वो कल लड़की, क्या नाम था उसका, क्या? हाँ, वो ठीक लड़की है पढ़ने में। नहीं, वो ठीक है तो, वो निकाल सकती है। देखो मैं बता दूं ना यहाँ, वो अच्छी लड़की है, एक क्या कह रहे हैं, वो लड़की तो ये भी ठीक है पढ़ने में तो। मुझे लग रहा है इसमें पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत कर लेगा। कोई भी निकाल लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं पाना, कोई भी निकाल लेगा तुम्हें। और तुम लोग थोड़ी मेहनत की रहे। कोई हार्ड चीज थोड़ा ही है। अभी तुम्हें जब ऐसा कर लोगे ना, तो कहोगे यही सवाल आए। अभी खुलासा करूंगा देखो थोड़ी देर में। तो तुम्हारे कितने परसेंट में? मेहनत करो, हो जाएगा एक भी कभी बात। आ गया आंसर? बताओ जरा ABC को। अब ABC को जैसे मैंने करा था ना, प्लस प्लस पिछला क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर अपनाओ। पावर को एक जगह करो, इसका ना देखो तुम्हें खुद करना गलत करो। किसी ने नहीं कहा कि सही करना सवाल, मैंने सिर्फ ये कहा कि सवाल करना है, ये नहीं कहा कि सही करना है। तुम्हारा नाम नहीं है? भाई कौन सा था? 10वीं का बच्चा बढ़िया है, ठीक है। 12वीं में ये सच ना, वो सही मेथड अपनाओ, पीछे कैसे कराओ देखो। तुमसे तो 11वीं का बच्चा बढ़िया, फिर एक बार समझाने से समझ गया, फिर निकाल भी दिया इसमें। ये कल तो डर गया था ये देख के चीजें, कल तो ये डर गया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया है ना। आज इसकी समझ में आ गई बात। क्या?
चलो, बन की सारी, उठा के रख दो यहाँ। तो इधर रखूं मैं इक्वेशन वन में, तो ये बनेगा एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी। इधर क्या बनेगा, के की कोई डायमेंशन नहीं है, तो पी की डायमेंशन लिख रहा है सबसे पहले प्रेशर, एम एल माइनस वन, टी माइनस टू। ये माइनस है दोस्तों, पावर कितनी, ये सबने लिखा है यहाँ तक सही। फिर देखो यहाँ डायमेंशन एम, एल की पावर माइनस थ्री, ये पावर कितना, बी। फिर तीसरा हमारा एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू की पावर सी। यहां तक सबने लिखा, किसी कोई गलती यहाँ तक। चलो, अब हमने क्या करना है, एम की पावर एक जगह करनी, एल की पावर एक जगह, और टी की पावर एक जगह सर। चलो जी, तो सबसे पहले यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लिख के एम की पावर बना लेते हैं। तो पावर ए यहाँ है, तो एम की पावर ए आ गई, यहाँ से कितनी आ गई, प्लस बी, यहाँ से कितनी आ गई, प्लस बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सबने बनाया है। चलो जी, मैं तो देख नहीं रहा था। फिर हमारा एल, एल की पावर कितना, ये माइनस का है, तो यहाँ क्या बनेगा, सबसे पहले माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे कितना, माइनस का थ्री बी, यहाँ कितना, प्लस का टू सी। सिंपल, कुछ नहीं, ऐसे ही लिखना, प्रोसीजर समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं करना, यही करना। तीसरी पावर किसकी बनती है, टी। तो टी की पहले यहाँ पावर कितनी, माइनस टू ए, ठीक है। फिर इसमें कोई टी नहीं है, पर इसमें है, यहाँ कितना बड़ा, माइनस टू सी। सबका आया है। हाँ जी भाई साहब, सही बनी इक्वेशन, क्लियर है। कॉमन ले लो जी, कॉमन नहीं लेना कुछ भी। अब हमने पावर क्या करनी, कंपेयर करनी, ठीक है। ये इक्वेशन तभी संतुष्ट होंगी जब ये सारी पावर इधर की पावर के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो लिखेंगे, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जी। इसका नाम इक्वेशन वन, इसका रख दो टू, तो इसका नाम रख दिया थ्री। पहली इक्वेशन सबकी यही आई, बन गई। चलो जी, फिर लिखेंगे माइनस ए प्लस कितना, सॉरी, माइनस ए माइनस थ्री बी, फिर क्या, प्लस टू सी इजकल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर। फिर क्या बनेगा, माइनस टू ए माइनस टू सी इजकल टू वन, इक्वेशन नंबर फाइव। कितने कौन अननोन है, ए बी सी तीन है, इक्वेशन भी कितनी है, तीन है, तो इजिली सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व कर दो, तो इस इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन थ्री में सोल्व करना है, तो नहीं सोल्व नहीं होगी, ए बी सी की वैल्यू आ गई भाई साहब, क्यों, निकाल लो जरा। क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी। इधर जीरो है तो टू से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ करते हैं मल्टीप्लाई। ये तो पता होगा ना, इतना टेंथ में इक्वेशन सोल्व करना। और ये कितना है, माइनस टू ए, और कितना है, माइनस टू सी इजकल टू वन। इन्हें ऐड कर दो, ये वाली इक्वेशन लास्ट वाली ऐड कर देंगे ना, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना मिलेगा, टू बी इजकल टू वन। तो बी इजकल टू कितना आ गया, बी की वैल्यू मिल गई सबको, हाफ आई बी की वैल्यू सबके लिए। जब बी निकल गया, तो अब आसान है निकालना। अब ए और सी की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, हटा दो इधर से, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं अब। चलो जी, नेक्स्ट इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। अब हमें चाहिए ए और सी की वैल्यू, है ना। तो ए और सी के लिए क्या करूं, देखो ये इक्वेशन को ऐड कर दो इन दोनों को, बी, ए से ए कट जाएगा, और बी और सी में मुझे क्या मिल जाएगी, इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या क्या करूं यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या ले ली, माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस
2c इजकल टू जी, ऐड कर दिया मैंने, जोड़ दिया, तो ये जोड़ने पे क्या होगा, खत्म। ठीक है, ये -3b, तो ये बचेगा -2b। बचा या नहीं? यहां से कितना हो जाएगा, +3c इजकल टू 0। ये कितना बचा, -2b की वैल्यू कितनी, हाँ, +3c इजकल टू 0, तो ये बचा -1। बचा ना -1, +3c इजकल टू, तो c इजकल टू कितना आ गया, क्लियर है? तो मुझे c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, अब a की c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी। अरे मिल जाएगी या नहीं? चलो जी, कितनी आई, निकालती हो तो? ये बनेगा -2a -2c इजकल टू कितना, 1। यही है ना? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो -2 ए की वैल्यू मुझे निकालनी दोस्तों, -2 सी की वैल्यू कितनी, 1/3, अभी निकालनी, दैट इज इक्वल टू 1। अभी लिया एडमिशन, आज ही? चलो, तो ये बन गया कितना, -2a -2/3 इजकल टू 1। तो -2a इजकल टू कितना, 1 + 2/3, तो 3 और 2 5, तो -2a इजकल टू कितना, 5/3, तो a इजकल टू कितना आ गया, -5/, सब खाया? आगे सब गए, समझ में आ गए? अब क्या करते हैं, उठा के यहाँ रखते हैं। तो t इजकल टू कितना बना दोस्तों, के p की पावर a की वैल्यू बताओ कितनी, -5/6, d की वैल्यू, b कितना, हाफ, और तीसरी क्वांटिटी है e, e की वैल्यू कितनी, 1/, रिलेशन बन गया हमारा। ठीक है भाई, सजा के लिखना हो थोड़ा सा तो सजा के लिख दो इसे, सजाने की कोई कीमत नहीं है वैसे एग्जाम में। तो टी इजकल टू कितना, के, देखो ये पावर प्लस वाली ऊपर छोड़ देंगे, ई की पावर 1/3 अपॉन पी की पावर 5/6, नीचे जाके पॉजिटिव, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, ये सवाल आईआईटी में आया हुआ है, आपको बता दूं, जेई का सवाल है, कर देगा? ठीक है, जेई में आप पूछा गया सवाल। देखो, अगर आपने मेथड, आप सवाल 10,000 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसे फॉलो कर लिया, आप, आपका मैथ गड़बड़ है भाई, ये आप तेजी से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है आपको। तेजी से क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते, घर बैठ के जाके इसे फेंक दो कॉपी को इधर उधर, और फिर सुबह ढूंढो, नहाने धोने के बाद कल कॉपी भी थी कहीं हमारी, है ना? इसे जाके देख लिया करो कि कॉपी कहाँ पड़ी। देखो, अगर आपने नीट निकालना ना, या जेई निकालना, या कुछ भी करना दोस्तों, ध्यान रखना, कम से कम आपको चाहिए 10 से 12 घंटे की स्टडी चाहिए। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे ना, कोचिंग से अलग, तो आप नीट जेई नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। कुछ भी अलग नहीं है। कभी आप सोचते हो कि इसमें कुछ नया है, मैं बताऊं ना, बच्चे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस जीरो है। ठीक है, ये इसमें कुछ नया नहीं है, कभी सोचते हो, मैं देख रहा पैटर्न, हम सब ये सब बेवकूफ बना रहे, जितने भी लोग हैं ना यहाँ, जितने आप पैसे देकर पढ़ रहे, भाई साहब, जितने बड़े कोचिंग है सब महामूर्ख बनाया है, ये सबसे बड़ा मूर्ख बनाने का धंधा है इस देश में। अंजनाओं कश्यप ने ठीक कहा था, 2 कौड़ी गई है। ठीक है, उन्होंने धंधा चला रखा है, ये कुछ नहीं है वो। ठीक है, मैं भी चलाऊं, ठीक है, मैं भी चलाता था पहले, अब भी चलाऊं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं चलता जैसा आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसे ठगे।
भाग्य पर जुलाई। अच्छा। ये देखो सारा धुआं, ये देखो आराम से आराम ये से सारा आराम से, सारा कोई धुआं बात नहीं, लगा अब हुआ तो हमने तो ये कर लिया था उधर, भाई से पढ़ा। है। नहीं नहीं, ऐसा ना इसका तरीका तो बताऊं आपको। आप लोग जो हैं भाई साहब, मतलब वही पैटर्न है, अगर आपने क्वेश्चन सीख लिया ना ये इस तरीके से होगा। हाँ कोई बात नहीं, 5-7 मिनट पढ़ाते हैं। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसे लिख रहा हूं न्यू। एक शब्द ये सुना होगा न्यू, ठीक है, इसे न्यू बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है न्यू। डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रिंग लेंथ एल, किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रिंग लेंथ एल पे, ठीक है, पहली बात। दूसरा, किस पे डिपेंड करते हैं? टेंशन टी। अब ये टेंशन लिख रहा है, टाइम पीरियड मत समझ लेना इसे। क्या लिख रहा है? टेंशन टी। टी एक टेंशन, एक फोर्स होता है, ठीक है, टेंशन टी। एंड मास पर यूनिट लेंथ, इस शब्द को ध्यान देंगे, एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एल, ओ सॉरी एम, स्मॉल एम, इन पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। किस किस पे? स्ट्रिंग की लेंथ पे। फिर दूसरा, टेंशन टी पे। और मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास है, एल का नहीं है, ठीक है, किसका है? एक यूनिट लेंथ का मास। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखा। इन पे डिपेंड करता है कौन? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो आपने फ्रीक्वेंसी का क्या निकालना? रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डायमेंशनली। होमवर्क है ये आपका, मतलब ये क्वेश्चन घर कर बैठना। दूसरा क्वेश्चन आप लिख लो ये, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी। एक ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी। ऑफ ए ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन। क्वांटिटी होती है सरफेस टेंशन, एफ बाई एल। सरफेस टेंशन एस, इसे एस से डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन एस। डेंसिटी, डेंसिटी डी। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी डी पे। और तीसरा रेडियस आर, इन पे डिपेंड करते हैं। कह रहा फाइंड द रिलेशन डायमेंशन। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने कल घर बैठ के कर, ठीक है। तो ये था डायमेंशन का, यूजेज हो गए, सब हो गए। ठीक है भाई। और बहुत सारे आप पे जो बुक होगी उसमें दिए होंगे, बैठ के करने हैं हमने होमवर्क, ठीक है। आप लोगों का ये होमवर्क है। फिर इसी के आगे तो है ना। आप आप आईटी को और आईटी का बोले, बस बाकी तो नहीं तो साफ होने चाहिए। आप क्या नाम है? चलिए फाइल दे दूसरी आप ये फिलहाल तुम्हारा वो सेफ है। और हाँ भाई, अरे यार समझ आया नहीं, बस हम डायरेक्ट राज के अंदर कोई लिखा हुआ है प्लेट गेट से पीछे चढ़ गए। अब ये सवाल इस तरीके से यहाँ लगे अलग अलग टाइप के में है, क्वेश्चंस वो पूछता है आपसे। तो ये पहला कह रहा है कि चेक द क्वांटिटीज फंडामेंटल और नोट। हमें ये चेक करना है कि दी गई क्वांटिटीज फंडामेंटल है या नहीं है। इस पे बेस सवाल आता है नीट में।
ठीक है, बहुत पूछता है कि ये चेक करो कि क्वांटिटी फंडामेंटल है या नहीं। समझ में आ रही बात? तो फंडामेंटल की क्या पहचान है? फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। सिंपल सी बात है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन के थ्रू पूछ ले, क्वेश्चन है प्रेशर पी। मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, प्रेशर पी, डेंसिटी रो। डेंसिटी को किससे लिख रहा है वो? रो। और वेलोसिटी वी। ऐसा आपको एक ग्रुप दे देगा, वेलोसिटी वी। ये कह रहा है चेक प्रेशर पी, डेंसिटी रो एंड वेलोसिटी वी कैन बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। कैन बी टेकन एज फंडा, इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये कह रहा है नहीं ले सकते, ये चेक करना हमें। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्या करेंगे? आपने पता, मैं किसी एक को दूसरे के टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, अगर वो लिखी गई तो इसका मतलब वो फंडामेंटल नहीं है, उन पर डिपेंड कर रही। समझ में आ रही बात? अगर वो ना लिखी जाए, डिपेंड ना करें, ऐसा रिलेशन बने ही ना उनमें कोई, तो फिर क्या है? फंडामेंटल है। तो मान लीजिए मैं प्रेशर को मैंने किससे लिख लिया? रो और वी के टर्म में लिख लिया। सिंपल सिंपल, समझ में आ रही बात? फिर मैं क्या करूंगा? इसकी पावर ए लिख दूंगा, इसकी पावर बी लिख दूंगा। क्लियर है? फिर वही डायमेंशनल एनालिसिस करूंगा सारा। समझ में आ रही बात? अगर ये पावर क्या आ जाए, जीरो जीरो आ जाए, तो एक की बराबर एक कौन ए भी तो होता है। क्या? प्रेशर। हाँ प्रेशर है, मैं तो प्रेशर मैं कब, मैंने कब कहा नहीं होता। तो ये नहीं जरूरत पूछ रहा था, ये वाला कौन सा रिलेशन थी? वो भी वाला। ये तो यार सवाल है, रिलेशन नहीं है ये। ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि तीन क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी? प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी। वो कह रहा है कि क्या इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में ले सकते हैं। तो मुझे ये पता करना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। उसके लिए सिंपल सी मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी की एक ही डेफिनेशन पता, कि फंडामेंटल क्वांटिटी किन्हीं दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका रिलेशन नहीं आएगा, अगर करती होंगी तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा ना। अभी तो पता है रिलेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तभी तो रिलेशन स्टेब्लिश होता है उनके बीच में। अगर वो डिपेंड करती होंगी तो उनके बीच में क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। अगर डिपेंड नहीं करती होंगी तो वो रिलेशन आएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो सिंपल, तो मैं क्या करूंगा? एक रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया मैंने प्रेशर का दो क्वांटिटीज के बीच में। अगर प्रेशर का इनके बीच में रिलेशन आ गया तो इसका मतलब प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? रो और वी पे डिपेंड करता है। अगर रिलेशन नहीं बना हमारा तो इसका मतलब डिपेंड नहीं करता। अब जैसे ही डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब वो क्या है? फंडामेंटल है। अगर रिलेशन आ गया इसका मतलब वो फंडामेंटल नहीं है। तो किसी भी एक क्वांटिटी को दो क्वांटिटी या तीन क्वांटिटी की टर्म में लिख लेंगे और एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। अगर वो रिलेशन आ जाए तो इसका मतलब वो डिपेंड कर रही है, यानी कि मैं फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अगर वो डिपेंड नहीं करती तो इसका मतलब में फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर है? सिंपल, ये क्वेश्चन करने का एक टाइप है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो पी के लिए क्या लिखेंगे? आपने पता अभी लिखी थी इसकी डायमेंशन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। के का कोई डायमेंशन नहीं, रो की डायमेंशन अभी लिखी थी, एम एल माइनस थ्री की पावर ए। और इसकी पावर कितनी? एल टी माइनस वन की पावर। सर, हाँ जी सर, वेलोसिटी को थीटा से नहीं डिनोट कर। थीटा नहीं है, वो वी है। ऐसा वी लिख रहा है, जब वी लिख दिया तो एक बार लिख दिया बस। आप थीटा नहीं, थीटा वीटा ना देखो। यहाँ देखो, ये वी मैं ऐसे ही लिखूं तो ये कितना बना? एम की पावर ए। यहाँ एम की पावर आई नहीं कहीं भी है। यहाँ एल की पावर कितनी? माइनस थ्री ए। यहाँ कितनी? प्लस बी। और टी की पावर कितनी आ गई? थ्री। बना कुछ? तो इधर एम की पावर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ए इजकल टू कितना आ गया? वन। माइनस थ्री ए प्लस बी कितना आ गया? माइनस वन, एल के लिए। और यहाँ से बी कितना आ गया? बी की पावर माइनस बी है। ठीक है, माइनस बी कितना आ गया यहाँ से? माइनस टू। तो बी इजकल टू कितना आ गया? टू। और ए इजकल टू कितना आ गया? वन। तो पी इजकल टू रिलेशन बन गया के रो, ए की वैल्यू वन रखी, बी स्क्वायर। तो ये तो रिलेशन इंडिपेंडेंट नहीं रही, पी रो वी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इसका मतलब ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल ऐसे ही करेंगे काम। तो अगर कोई पूछ ले, वो एक सेट दे देगा आपको क्वेश्चंस में कि बताओ ये फंडामेंटल है या नहीं। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं आपको, अब मुझे थ्योरी नहीं पढ़ानी आपको, अब आपको ट्रेनिंग देनी जिससे सवाल होंगे। सवाल इस तरीके से बनते हैं।
ऐसे नहीं, ये थ्योरी पढ़ के सवाल क्यों नहीं बनते आपसे? समझ में आ रही बात? उसका कारण ये है क्योंकि आपको टाइप से नहीं पता सवाल बनाने के लिए। और वहां क्या पूछता है? सवाल पूछता है, थ्योरी नहीं पूछता है। ठीक है। पर इसी थ्योरी से ही तो निकल रहा है जो हमें पढ़ रहे हैं। तो उसे लर्निंग बोलते हैं, ट्रेनिंग नहीं बोलते, इसे लर्निंग बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। तो पहले कर लोगे अब ऐसे सवाल, वो पूछेगा फंड, अगर ये डिपेंड ना करता, ये जीरो जीरो आ जाता, तो पी क्या हो जाता? कांस्टेंट ही हो जाता ना, के भाई ए की पावर भी जीरो आ गई, बी की पावर बी भी जीरो आ गया। तो पी बराबर क्या आ जाता? सिंपल, ये जीरो जीरो वन, पी के कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब डिपेंड नहीं करता है, तो पी क्या हो गया थी? एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। तो अब कोई ऐसा रिलेशन आए जिसमें ये बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो वो क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। जैसे नेक्स्ट ये, चेक वेलोसिटी एंड मास कैन बी फंडामेंटल। इसने कहा ये वेलोसिटी और मास क्या एक फंडामेंटल हो सकती है, ये चेक करना। तो v का रिलेशन बनाने के, v प्रोपोर्शनल टू m। समझ में आ रही बात? तो ये v के लिए क्या लिखूं? एल टी माइनस वन, दैट इज k। और m की पावर क्या लिखूं? a। तो a इजकल टू क्या आ गया हमारा? जीरो। तो v m पे डिपेंड नहीं करती, तो फंडामेंटल बन गया नहीं? तो वह मास और वेलोसिटी का सेट हम फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि फंडामेंटल हो शायद भी ना हो, ऐसा नहीं है, फिर वो सेट ही है। जब इंडिपेंडेंट होगी तो वो सेट फंडामेंटल होगी। ठीक है। वेलोसिटी इसका मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रही हो डायमेंशनली। ठीक है। सिंपल सिंपल। तो ऐसा आपको चेक करना कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी। क्लियर होगी बात? यहां तक कर लोगे अब ऐसे सवाल? ठीक है भाई। सेकंड टाइप। ठीक है। इससे अलग टाइप के सवाल कैसा आता है, एक दूसरा टाइप और समझ लो। फिर उसके सवाल होंगे आपकी किताब में, वो करना किताब में नहीं, पिछले सालों में आए हुए सवाल हैं, ये में करना लास्ट ईयर।